नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हॉटस्पॉट पर। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। हमारे चैनल पर आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये पहला चैप्टर है, पहली क्लास है ये। और इसमें हमें जानना है, सबसे पहले हम जो विषय पढ़ रहे हैं बाल विकास, वो है क्या है, बाल विकास हुआ कैसे, बना कैसे। तो बाल विकास जो है वो बाल मनोविज्ञान, क्या, चाइल्ड साइकोलॉजी की एक शाखा है। चाइल्ड साइकोलॉजी की एक शाखा है बाल विकास। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है? तो चाइल्ड साइकोलॉजी है मनोविज्ञान जो होता है वो बालक के मन व स्वभाव का अध्ययन करता है। क्या करता है मनोविज्ञान? जो बाल मनोविज्ञान होता है वो क्या करता है? बालक के मन और स्वभाव का अध्ययन करता है। और यही बाल मनोविज्ञान धीरे धीरे बढ़ता हुआ बालक की गर्भावस्था से लेकर के उसकी प्रौढ़ावस्था तक के विकास को क्या करने लगा, देखने लगा। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास की ये शाखा है। मतलब बाल विकास क्या है? तो बाल विकास वह होता है जिसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर के उसकी प्रौढ़ावस्था तक होने वाले विकासों को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। वो क्या कहलाता है? बाल विकास। और शिक्षा शास्त्र क्या है? तो जो बालक होता है उसको ध्यान में रखते हुए उसको किस तरीके की शिक्षा प्रदान होना है, चाहे वो सामाजिक शिक्षा हो, चाहे वो पारिवारिक शिक्षा हो, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, विद्यालयीन शिक्षा हो, वो किस तरीके से उसे दी जाए, तो वो सब बालक के विकास को देख करके ही दी जाती है, बालक को देख करके ही शिक्षा दी जाती है। तो यदि हमें बाल विकास को पढ़ना है तो हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ये देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े लेक्चर आते हैं, वो 50-50 60-60 लेक्चर की क्लास लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो होता है बड़े बड़े लेक्चर होते हैं और उन लेक्चर के द्वारा दर्शाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जो अपनी थ्योरी है वो थ्योरी को हम क्वेश्चन के द्वारा ही पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन के द्वारा ही थ्योरी को पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी तैयार करेंगे और थ्योरी भी उसी के द्वारा तैयार करेंगे। तो जैसे एक दोहा होता है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ये दोहा आप लोगों ने सुना होगा। मतलब क्या है कि एक संत कहते हैं कि पोथी पढ़ते रहे लेकिन पंडित कोई नहीं हो सका। लेकिन जब उनने प्रेम की भाषा को पढ़ा, प्रेम की भाषा को पढ़ा, तो उन्हें ये पता चल गया कि हाँ, शास्त्र पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे हम भगवान से प्रेम करें, तो वो हमें मिल जाता है। तो ऐसे हमें यहाँ पे है कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन के द्वारा थ्योरी को पढ़ना है। जैसे आपने सुना होगा कि जो सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि भगवान की भक्ति कैसे होती थी। भगवान की भक्ति ऐसे होती थी कि जो भक्त होता था वो भगवान से अपार प्रेम करता था। कोई भी भक्त को भगवान ने दर्शन पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद नहीं दिए। भगवान ने दर्शन कब दिए? जब वो भक्त उनसे प्रेम करता था और प्रेम की भक्ति में सराबोर होकर के उसने भगवान के दर्शन पाए हैं। तो ऐसे ही हमारे लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। यदि हम इससे प्रेम करते हैं तो हमें बनेगी जरूर, हमें जरूर आएगी। तो हमें पढ़ना इसको कैसे है? क्वेश्चन के आधार पे पढ़ना है। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और उसी से हम थ्योरी को समझाते जाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि आप ये वीडियो यदि पूरा देखेंगे, हमारी जितनी भी क्लासें चलेंगी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि आपको ना थ्योरी की कमी लगेगी और ना ही क्वेश्चनों की कमी लगेगी। आपको थ्योरी के साथ साथ में क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। और अब हम अपने जो आज का चैप्टर है, आज हम आपको महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। हर एक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनसे जितनी भी थ्योरी जुड़ी हुई है हम उस पूरी थ्योरी को भी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से होती है? क्या? मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से होती है? अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब योग्यता। तो मानव जाति में जो योग्यता होती है वो किस प्रकार से होती है? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है वितरण सामान्य है,
दूसरा ऑप्शन है वितरण अस्त व्यस्त है, तीसरा ऑप्शन है वितरण विषम है और चौथा ऑप्शन है वितरण विविधतापूर्ण है। तो यदि हम इस क्वेश्चन को समझें तो अभिवृत्ति मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड, योग्यता। तो सामान्य तौर पर यदि हम ये कहते हैं तो जितने भी व्यक्ति होते हैं योग्यता सभी में होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उस कार्य को उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि मान लो आप MPTET की परीक्षा दे रहे हैं या UPTET की परीक्षा दे रहे हैं और सब बच्चे तैयारी करते हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल किताबें तो ले लेते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं। मतलब परीक्षा तो सभी एक दे रहे हैं, योग्यता तो सब में है, लेकिन वो मेहनत नहीं करते हैं। तो यदि मेहनत नहीं करेंगे तो हम क्या नहीं हो सकते हैं, पास नहीं हो सकते हैं, उस परीक्षा को हम पास नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो वितरण तो सब में समान है, ऐसा नहीं है कि किसी में योग्यता नहीं है किसी में योग्यता है, ऐसा नहीं, योग्यता सब में होती है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें जो पहला जो ऑप्शन दिया गया है वितरण सामान्य है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ है वितरण अस्त व्यस्त है, ऐसा नहीं है, सभी में अभिवृत्ति अस्त व्यस्त नहीं होती है, सबकी अभिवृत्ति एक सी होती है, एप्टीट्यूड एक सा होता है, केवल मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। वितरण विषम है, ये भी गलत है। वितरण विविधतापूर्ण है, मतलब विविधतापूर्ण का मतलब क्या होता है कि अलग अलग है, विविधतापूर्ण का मतलब क्या होता है, अलग अलग है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, ऐसा नहीं। एप्टीट्यूड सब में एक सा होता है, केवल कार्य करने की क्षमता पे आधारित होता है, इसलिए इसका जो पहला आंसर होगा वो क्या होगा, वितरण सामान्य है। क्या होगा, वितरण सामान्य है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। क्या, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है, यानी कि जो चाइल्ड सेंट्राइज एजुकेशन होता है, जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, उसमें मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, मतलब कि जो बच्चे पर आधारित जो शिक्षा होती है उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण किस चीज़ का होता है, मतलब जब मूल्यांकन होता है तो सबसे कम महत्व किस चीज़ को दिया जाता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों को हम देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन लिखा हुआ है, उन लक्ष्यों की और उनकी प्रगति की निगरानी करना। सही बात है, जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होता है उसमें बच्चा किस ओर जा रहा है, हमें इसका मूल्यांकन करना पड़ता है। ये जो ऑप्शन पहला है ये बिल्कुल सही है कि उन लक्ष्यों की और उनकी प्रगति की निगरानी करना, मतलब बच्चा जिस ओर बढ़ता जा रहा है हमें उसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित में छात्रों की सक्रिय भागीदारी, मतलब यदि बच्चा क्या सीख रहा है और किस तरीके से आगे वो बढ़ रहा है, उसका क्या लक्ष्य है, इसमें छात्र की कितनी भागीदारी है, हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है। बाल केंद्रित शिक्षा में इसका मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा, किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण, बच्चा किसी बात को किस तरीके से कह रहा है, ये बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे बड़ा पहलू होता है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के मूल्यांकन के लिए, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन के लिए। तो चौथा ऑप्शन क्या होता है, मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है उसमें क्या होता है कि जो शिक्षा दी जाती है वो हर एक बच्चे को ध्यान में रख करके दी जाती है कि बच्चा किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है, मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल, तो ये इसका मूल्यांकन नहीं होता है, सामग्री का मूल्यांकन नहीं होता है, किसी के ज्ञान का आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, उसके कौशल का मूल्यांकन आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो अब हम देखेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कोई वस्तु क्या है और उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है ये समझ लें अच्छे से। कोई वस्तु क्या है और उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में
उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। मतलब कहने का ये कि कोई व्यक्ति है, हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, उससे हमें अपना किस तरीके का मानसिक रूप दिखाना है या उसके साथ में क्या विचार प्रकट करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे। अर्थात कहने का यह है कि किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं या कोई भी चीज़ है तो उससे हम किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से उससे हम चर्चा करेंगे, उससे क्या सलाह लेंगे या क्या मशवरा दे सकते हैं, तो इस प्रकार से हम कहें। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन है निर्माण। तो निर्माण तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किसी वस्तु का कोई निर्माण नहीं हो रहा है, केवल यहाँ पे मानसिक प्रतिरूप का और विचारों की बात हो रही है। दूसरा है नेटवर्क, नेटवर्क भी नहीं होगा। तीसरा है स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है, इसमें स्कीमा का मतलब होता है रूपरेखा। क्या होती है, रूपरेखा। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति आपके पास है या किसी को आप नहीं जानते हैं लेकिन आप उससे चर्चा करना चाहते हैं या किसी वस्तु के बारे में आप उससे जानना चाहते हैं, तो आपको उससे संबंधित एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। यदि आप बिना रूपरेखा के जाएंगे तो आप उसको नहीं समझ सकते हैं, उसके व्यवहार को नहीं समझ सकते हैं और आप कैसा व्यवहार करेंगे ये भी नहीं समझ सकते हैं। और चौथा है संरचना। तो यहाँ पे संरचना भी कोई बात नहीं है, तो निर्माण, नेटवर्क और संरचना ये तीनों ही ऑप्शन इसके लिए गलत हैं। तो जो तीसरा ऑप्शन है स्कीमा, ये सही है। स्कीमा सही है, क्यों? क्योंकि स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्कीमा का मतलब होता है, स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्कीमा का मतलब होता है रूपरेखा। तो किसी वस्तु को हमें किस तरीके से जानना है, उससे किस तरीके का व्यवहार करना है और वो वस्तु हमसे किस तरीके का व्यवहार करती है, तो यदि ये जानकारी हमें है तो हम उसकी पूरी रूपरेखा बना सकते हैं और उसको आराम से देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उसको क्या कहते हैं, हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें लिखा है 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, बाल केंद्रित शिक्षण है। अब हमें ये बताना है, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, ध्यान दें कि एक कक्षा है जिसमें कि 15 बच्चे हैं। ठीक है, एक कक्षा है जिसमें कि 15 बच्चे हैं। तो अब वो कहता है कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग सीखने की शैली के हैं, मतलब क्लास में जो बच्चे हैं 15 वो अलग अलग सीखने की शैली के हैं और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षण किस प्रकार से आधारित होगा। तो यदि हम एक सामान्य तौर पर बात कहें कि कोई भी कक्षा हो, जब एक कक्षा लगी हुई होती है तो उसमें जितने भी बच्चे बैठे होते हैं, उसमें जितने भी बच्चे होते हैं वो सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग शैली के होते हैं, उनका अलग अलग दिमाग चलता है, अलग अलग व्यक्तित्व के होते हैं। तो हम इन सब बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो हम उन बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं। ये जब भी कोई भी व्यक्ति शिक्षा देता है या शिक्षक की परीक्षा दे रहा है, शिक्षक बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसे ज़रूरी होता है कि वह ये समझे कि उसकी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उसको वो किस तरीके से शिक्षा दे सकता है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सामान्य तौर पर जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि आप में से बहुत सारे लोग टीचर भी होंगे, तो जब आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं तो आप उनको किस तरीके से एजुकेशन देते हैं। तो अब ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी बच्चे एक से हैं कि हम जैसा पढ़ाएंगे सब बच्चों को वैसा ही समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है तो अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे, अलग अलग शैली वाले बच्चों के बारे में बताया गया है। तो बाल केंद्रित शिक्षा किस प्रकार से आधारित होनी चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ योजना विकसित करना। तो देखिए, एक शिक्षण प्रणाली यानी कि एक टीचिंग ट्रिक के साथ एक पाठ योजना, यानी कि सभी बच्चों के लिए हम क्या करें, एक ही टीचिंग मेथड तैयार करें और एक पाठ को तैयार करें और सबको पढ़ा दें। तो नहीं, एक ही मेथड से और एक पाठ से ये सभी बच्चे नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे कैसे हैं, अलग अलग शैली के हैं और अलग अलग व्यक्तित्व के हैं। तो आपकी एक ही टीचिंग मेथड से वो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है कि उसके ज़रूरतें कैसी हैं। हाँ, ये बात ठीक लग रही है कि प्रत्येक बच्चे को देखकर
एक पाठ्य योजना विकसित करना। हाँ, प्रत्येक बच्चे को देख करके एक पाठ्य योजना आप विकसित कर सकते हैं और उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से बच्चे को क्या कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं और अपनी टीचिंग मेथड को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ्य योजना विकसित करना। क्या? कक्षा की क्षमता, मतलब कि पूरी कक्षा में क्या क्षमता है, हमें उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, एक पाठ तैयार करना पड़ेगा और हम पूरी क्लास को पढ़ाएंगे। तो इसमें सब बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं सीख सकते हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं, एक पाठ्य योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। एक पाठ्य योजना विकसित करती है जो क्या है, सभी के लिए उपयुक्त हो। तो ऐसा भी नहीं है, अब एक पाठ्य योजना हमने विकसित तो कर ली लेकिन सभी के लिए उपयुक्त हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, कुछ बच्चे मीडियम टाइप के होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डल होते हैं। मतलब कहने का ये कि हमें हर एक बच्चे को देख करके इस तरीके से हमें अपनी मेथड बनानी पड़ेगी जिससे वो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी सीख सके। तो बाल केंद्रित शिक्षण में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो दूसरा वाला है कि प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती हैं कि उसकी ज़रूरतें कैसी हैं। तो प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करना जिसकी ज़रूरतें कैसी हैं, प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत कैसी है, उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, एक पाठ्य योजना को विकसित करना पड़ेगा और सभी बच्चे क्या हो जाएंगे, उससे एजुकेटेड होंगे और किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किया जाता है। क्या? प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किया जाता है, किसको किया जाता है, कौन सिद्धांतकार हैं उसके के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रेडरिक फ्रोवेल, जॉन डोए, जीन पियाजे, ग्राहम गिब्स। तो देखिए यहाँ पे 4 लोग आए हैं। अब चारों के बारे में हमें पता होना चाहिए, हम तभी कह सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के जो सिद्धांत कारक हैं वो कौन है। तो ठीक है, मतलब यदि हम इसको इंग्लिश में कहें तो फादर ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्या? फादर ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार हैं। तो देखो मैंने शुरू में ही कहा था कि हम क्वेश्चन के साथ में थ्योरी पढ़ेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन के साथ में थ्योरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चारों जो राइटर हैं उनके बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप शायद है कि इसका सही ये जो आंसर है वो उसको आप ढूंढ पाएँ। तो सबसे पहले देखते हैं, फ्रेडरिक फ्रोबेल आए हैं। क्या है? फ्रेडरिक फ्रोबेल। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल कौन है? फ्रेडरिक फ्रोबेल वो हैं जिन्होंने किंडरगार्टन मेथड की उपाय किया, किंडरगार्टन मेथड का उपाय किया। मतलब उन्होंने किंडरगार्टन मेथड को खोजा, मतलब बच्चे इसमें खेलते खेलते सीखें, ये फ्रेडरिक फ्रोबेल का कहना था। दूसरा नंबर है जॉन डोए। जॉन डोए कौन है? जॉन डोए वो हैं जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के रूप में कार्य किया, प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत लेकर के आए, वो हैं जॉन डोए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि बच्चा इसमें लगातार प्रगति करता रहे, ऐसी शिक्षा उनको दी जाए, तो जॉन डोए ने ये किया है। और तीसरा है जीन पियाजे। जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो था संज्ञानात्मक विकास। क्या था? संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप चाहें तो इन सबको लिख सकते हैं, चारों ऑप्शन लिख सकते हैं क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल क्या थे? फ्रेडरिक फ्रोबेल थे कौन? इन्होंने क्या किया था? किंडरगार्टन मेथड को दिया था, ये किंडरगार्टन मेथड के जनक हैं। जॉन डोए, जॉन डोए कौन है? जॉन डोए हैं प्रगतिशील शिक्षा के जनक। क्या है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक। तो हमारा जो क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले कौन है सिद्धांतकार, तो वो हैं जॉन डोए। कौन है? जॉन डोए। तीसरा देख लें जीन पियाजे। तो जीन पियाजे क्या हैं? कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने क्या किया है? सिद्धांत दिया है। और चौथे रह जाते हैं कौन से? ग्राहम गिब्स। क्या रह जाते हैं? ग्राहम गिब्स। तो ग्राहम गिब्स ने क्या दिया है? ग्राहम गिब्स ने दिया है गिब्स चिंतनशील चक्र।
क्या दिया है? गिब्स चिंतनशील चक्र। चिंतनशील चक्र मतलब कि कोई घटना यदि घटित होती है तो उसके सभी पहलुओं के बारे में चर्चा करना, उसका पता लगाना, मतलब कि उसके विवरण से लेकर के उसके निष्कर्ष तक निकलना, वो ग्राहम गिब्स के द्वारा दिया गया। तो हमारी जो बात है वो प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन है? तो वो हैं जॉन डोए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। क्या? पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। क्या नाम दिया है? तो पियाजे ने क्या किया? क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया। क्या नाम दिया? स्कीमा, दूसरा समायोजन, तीसरा अहम केंद्र भाव और चौथा आत्मसातकरण। तो क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया, मतलब कि अभी अपन ने जो पढ़ा था कि कोई वस्तु यदि होती है तो हम उससे किस तरीके से डील कर सकते हैं, उससे किस तरीके से बात कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हमें किस तरीके से समझ सकता है, तो वो क्या नाम दिया? पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है? तो पहला ऑप्शन है स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है? रूपरेखा। क्या होता है? रूपरेखा। दूसरा है समायोजन, यानी समायोजन का मतलब क्या कहलाता है? समायोजन का मतलब होता है कि आपके सामने कोई भी कंडीशन होती है तो आप उसके साथ एडजस्ट कर लें। क्या कर लें? एडजस्ट कर लें। और तीसरा है अहम केंद्र भाव। क्या है? अहम केंद्र भाव, ईगो सेंट्राइज। क्या है? ईगो सेंट्राइज, अहम केंद्र भाव, ईगो सेंट्राइज। तो अहम केंद्र भाव मतलब क्या कहलाता है? कि जब व्यक्ति के अंदर स्वयं में एक अहम की भावना उत्पन्न हो जाती है तो वो अहम केंद्र भाव है। आत्मसातकरण, आत्मसातकरण। तो यहाँ पे जो सही आंसर है इसका, क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर आप किसी को भी अपने अनुसार क्या कर सकते हैं? कैच कर सकते हैं। तो स्कीमा यहाँ पे सही आंसर होगा। स्कीमा, जो रूपरेखा आप किसी भी व्यक्ति को कैच करने के लिए तैयार करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कीमा। तो यहाँ पे पहला आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, स्कीमा बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हाँ, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है अन्वेषण। क्या? अन्वेषण। अन्वेषण अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक खाली स्थान की भूमिका निभाते हैं। अन्वेषण अधिगम में, किसमें? अन्वेषण अधिगम यानी कि डिस्कवरी लर्निंग। क्या होता है? डिस्कवरी। अन्वेषण मतलब क्या होता है? डिस्कवरी या रिसर्च। अन्वेषण अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग में शिक्षक लर्निंग का एक खाली स्थान की भूमिका निभाते हैं। सलाहकार, काउंसलर की भूमिका निभाते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हैं। तीसरा ऑप्शन है एक मैनेजर की भूमिका निभाते हैं और एक इंस्पायर की भूमिका निभाते हैं। तो जो अन्वेषण होता है, जो डिस्कवरी एजुकेशन होता है, जो डिस्कवरी लर्निंग जो होती है, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो वो किस तरीके से निभाता है? एक सलाहकार के रूप में निभाता है? नहीं, वो सलाह नहीं दे सकता है आपको। दूसरा समन्वयक। समन्वयक मतलब क्या होता है? एक फैसिलिटेटर, यानी कि आपको सभी तरीके की फैसिलिटी देने वाला, वो फैसिलिटेटर कहलाता है। प्रबंधक, मैनेजमेंट वाला, तो वो मैनेजमेंट नहीं करता है। अन्वेषण अधिगम में आपको खुद सीखना पड़ता है, वो आपको केवल डायरेक्शन दे सकता है, फैसिलिटी उपलब्ध करा सकता है। तीसरा होता है प्रबंधक, प्रबंधक नहीं। और चौथा प्रेरक, यानी कि इंस्पायर, आपको इंस्पायर करते हैं, शिक्षक इंस्पायर करते हैं। लेकिन जब आप कोई डिस्कवरी कर रहे होंगे या रिसर्च कर रहे होंगे तो आपको वो वहाँ प्रेरणा नहीं देगा, प्रेरणा नहीं देगा। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है समन्वयक का, जो फैसिलिटेटर का है, वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो इसका जो दूसरा आंसर है वो सही है। तो अन्वेषण अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक खाली स्थान की भूमिका निभाते हैं, तो वो एक समन्वयक की भूमिका निभाते हैं। किसकी भूमिका निभाते हैं? समन्वयक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। तो 8वां क्वेश्चन क्या है? तो लिखा हुआ है स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? तो हमें चारों ऑप्शन देखना है, किससे संबंधित है विशेष शिक्षा। तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। दूसरा है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। तीसरा है प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा। और चौथा है विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। तो यदि हम इसको अच्छे से देखें कि विशेष शिक्षा
किससे संबंधित होती है? जो स्पेशल एजुकेशन है इज रिलेटेड टू, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू किससे संबंधित है? प्रतिभाशाली बच्चों से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों को कोई अलग से स्पेशल एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष शिक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, प्रतिभाशाली जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके लिए विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो जनरल एजुकेशन से सीख सकते हैं। ऐसे ही प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं, वो भी एक जनरल एजुकेशन सिस्टम से भी सीख सकते हैं। चौथा, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। हाँ, चौथा बिल्कुल सही है। विकलांगों के लिए क्या? शैक्षिक कार्यक्रम। जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा का प्रावधान होता है। उनको विशेष प्रकार की शिक्षा दे करके उनको एजुकेटेड किया जाता है। तो विशेष शिक्षा से संबंधित कौन है? विशेष शिक्षा से संबंधित हैं विकलांग, मतलब विकलांगों के लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वह विशेष प्रकार की शिक्षा से संबंधित होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। ठीक है, और आगे हम अब देखते हैं। तो आगे जो अगला क्वेश्चन है वो 9वां क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, तो अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम। बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। क्या? बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। जो इंटेलिजेंस होती है वो फास्ट डेवलपमेंट से जुड़ी होती है। तो किस तरीके की बुद्धि से जुड़ी होगी? जो तीव्रतर विकास होगा वो किस तरीके की बुद्धि से होता है? जो फास्टर डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके की बुद्धि से होता है? जैसे मान लो हम आपसे कहें कि एक सड़क पर 4 गाड़ियां जा रही हैं। अब चारों गाड़ियों की स्पीड अलग अलग है, तो आप किसको कह सकते हैं कि सबसे तेज कौन सी भाग रही होगी? मान लो कि एक गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और एक गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और एक चल रही है 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब यदि हम आपसे पूछें कि बताइए इन चारों ही गाड़ियों में सबसे तेज गति किसकी है, तो आप सामान्य तौर से कह देंगे कि हाँ भाई 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो चल रही है उसकी गति बहुत तेज है, वो सबसे ज़्यादा तेज है। तो तीव्रतर विकास किस में होगा? बताइए, तीव्रतर विकास किस में होगा? आप बता सकते हैं तीव्रतर विकास किस में होगा? आप चाहें तो कमेंट में इसका ऑप्शन हमें दे सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। तो तीव्रतर विकास जो होता है, जिसकी बुद्धि अच्छी तेज होगी उसमें विकास जल्दी होता है। मतलब जिसका ब्रेन अच्छा काम करता होगा, जिसकी इंटेलिजेंस अच्छी होगी, तेज होगी, उसका विकास जल्दी होता है, तीव्रतर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे है कि कोई बुद्धि नहीं हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब बुद्धि नहीं होगी तो तीव्रतर विकास नहीं होगा, फास्टर डेवलपमेंट नहीं होगा। मध्यम बुद्धि, तो मध्यम बुद्धि वाले का तो मध्यम विकास होगा हैं। और तीसरा है उच्च, यदि अच्छी बुद्धि है, उच्च बुद्धि है, तो तीव्रतर विकास होता है। ये बिल्कुल बात सही है। चौथा है मंद बुद्धि, यदि मंद बुद्धि है तो मंद विकास होगा, तीव्रतर बुद्धि है तो तीव्र विकास होगा, मध्यम बुद्धि होगी तो मध्यम विकास होगा, और जब बुद्धि ही नहीं होगी तो विकास क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वें क्वेश्चन में देखें, इसके पहले 9वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है? तीसरा वाला। उच्च बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन जो हमारा है, जो 10वां क्वेश्चन है वो है अधिगम सिद्धांत। क्या? अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? मतलब अधिगम सिद्धांत में माता पिता की जो भूमिका होती है वो बच्चे से किस प्रकार से जुड़ी होती है? बच्चे के विकास में माता पिता की भूमिका जो है वो किस प्रकार से होती है अधिगम सिद्धांत में, लर्निंग में। ठीक है, तो ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। प्रशिक्षकों के रूप में माता पिता काम करते हैं बच्चे के लिए, शिक्षकों के रूप में काम करते हैं, भागीदारों के रूप में काम करते हैं, और समर्थकों के रूप में काम करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। अधिगम सिद्धांत, क्या? अधिगम सिद्धांत यानी कि लर्निंग थ्योरी में जो माता पिता होते हैं वो बच्चों के विकास में किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रशिक्षकों के रूप में मतलब कि ट्रेनर के रूप में, शिक्षक के रूप में यानी कि एक टीचर के रूप में, भागीदार के रूप में यानी कि एक पार्टनर के रूप में, और एक सपोर्टर के रूप में यानी कि समर्थक के रूप में। तो देखो, प्रशिक्षकों के रूप में तो वो
आराम से क्या कर सकते हैं, अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा अपने घर में होता है तो उसके माँ बाप ही उसको सिखाते हैं उसको किस तरीके से खाना खाना है, किस तरीके से अपने बड़ों से, अपने छोटों से और अपने बराबर वालों से बातचीत करना है, किस तरीके से उसको पढ़ाई करना है, किस तरीके से उसको आपको अपना व्यवहार रखना है। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, माता पिता बच्चों को घर पे सिखाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि बच्चे का जो सबसे अच्छा टीचर होता है वो क्या होता है, माता पिता होते हैं। और वो एक बात ध्यान रखना है कि माता पिता शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक क्यों नहीं है? क्योंकि वह स्कूली एजुकेशन घर पर नहीं कराते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते लिखाते हैं। घर पर बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल ही जाना पड़ता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, शिक्षक होते हैं। लेकिन घर पे माता पिता क्या करते हैं, उन बच्चों की पूरी देखरेख करते हैं। बच्चा सही कर रहा है या गलत कर रहा है तो उसको वो हर तरीके से वो सिखाते हैं, बताते हैं। तो वो एक अच्छे ट्रेनर के रूप में क्या करते हैं, बच्चों को सलाह देते हैं। इसके बाद दूसरा, शिक्षकों के रूप में, तो शिक्षकों के रूप में नहीं होते हैं। भागीदारी के रूप में, पार्टनर के रूप में, तो भागीदारी और पार्टनर के रूप में नहीं होते हैं। मतलब ऐसा कि जो बच्चा कर रहा है तो उसके साथ में माता पिता भी लग जाएं। बच्चा उद्यम कर रहा है तो माता पिता भी उद्यम करने लगे, ऐसा नहीं होता है। बच्चा शरारत कर रहा है तो माता पिता साथ में शरारत करें, उसके पार्टनर बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। माता पिता हमेशा उसको अच्छी सलाह देते हैं, है ना, उसके एक ट्रेनर के रूप में कार्य करते हैं। समर्थकों के रूप में, समर्थक के रूप में कभी भी माता पिता नहीं आएंगे बच्चों के। यदि माता पिता समर्थकों के रूप में आ जाएंगे तो बच्चा बिगड़ सकता है। क्योंकि जैसे मान लो कि यदि किसी माता पिता का बच्चा लड़ाई झगड़ा करता है तो माता पिता फिर उसको समर्थक के रूप में नहीं आने चाहिए कि हाँ ठीक है तुमने लड़ाई की है और जा कर के लड़ो, या बच्चा शरारत कर रहा है तो नहीं बेटा और शरारत करो, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन होगा, प्रशिक्षकों के रूप में। मतलब माता पिता अपने बच्चों को सही प्रशिक्षण देते हैं कि उसको किस समय क्या कार्य करना है। तो यहाँ पे जो पहला है, प्रशिक्षकों के रूप में माता पिता जो है अपने बच्चों के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन जो प्रशिक्षकों के रूप में है वो सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 11वें क्वेश्चन में है, छात्रों के अधिगम के परिणाम के रूप में आकलन को खाली स्थान मूल्यांकन के रूप में माना जाता है। छात्रों के अधिगम के परिणाम यानी कि छात्र जो सीख रहे हैं उसका जो परिणाम निकलता है, तो जो आकलन होता है, जो मूल्यांकन होता है, वो किस रूप में माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है नैदानिक रूप में, दूसरा है बेंचमार्क रूप में, तीसरा है निदान रूप में, और तीसरा है रचनात्मक रूप में, और चौथा है निदान रूप में। तो यहाँ पे हमें देखना है पहले क्या लिखा हुआ है, नैदानिक रूप में, दूसरा है बेंचमार्क रूप में, तीसरा है रचनात्मक रूप में, चौथा है निदान रूप में। तो देखिए क्या लिखा, छात्रों के अधिगम के परिणाम के रूप में आकलन को खाली स्थान मूल्यांकन के रूप में माना जाता है। मतलब बच्चा जो सीख रहा है और उसका जो भी परिणाम उसका आ रहा है, तो जो मूल्यांकन होता है वो किस तरीके से माना जाता है, नैदानिक रूप में। नैदानिक रूप का मतलब क्या होता है कि भाई इसने जो किया है इससे आगे वो सीख नहीं सकता है, तो ऐसा नहीं है, बच्चा करके सीखता है। दूसरा है बेंचमार्क के रूप में, बेंचमार्क का मतलब ये होता है कि बच्चा आज कम नंबर लेकर के आएगा तो वो हमेशा ही कम नंबर लेकर के आएगा, ऐसा नहीं है कि बच्चा ज़्यादा नंबर लेकर के आया है तो बच्चा हमेशा ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा, ऐसा नहीं है। तीसरा है रचनात्मक रूप में, रचनात्मक रूप में छात्रों के अधिगम के जो परिणाम होते हैं उसके मूल्यांकन रचनात्मक रूप में नहीं होते हैं। चौथा है निदान, निदान मतलब ऐसा कि बच्चे ने यदि कोई चीज़ को सीखा है तो उसमें ज़्यादा नंबर आए हैं या कम नंबर आए, मान लो किसी बच्चे के कम नंबर आते हैं तो शिक्षकों को उसके उपाय बच्चों को बताते हैं कि उसको किस तरीके से कार्य करना चाहिए जिससे कि वह आगे बढ़ सके और अच्छा सीख सके। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो निदान यानी कि उसका सॉल्यूशन, तो ठीक उसको निदान के रूप में मूल्यांकन करते हैं। जो मूल्यांकन होता है वो किस रूप में होता है, निदान के रूप में होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो चौथा वाला बिल्कुल सही है, निदान। ठीक, अब अगला 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या है, ऑर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से क्या, ऑर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से खाली स्थान के लिए डिजाइन किया गया है। ऑर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से खाली स्थान के लिए डिजाइन किया गया है। किसके लिए डिजाइन किया गया, तो सबसे पहले आप ये देख लें कि ऑर्थोटिक उपकरण होते क्या हैं। ऑर्थोटिक उपकरण क्या होते हैं, शरीर के अंगों को सहारा देने वाले उपकरण।
क्या? शरीर के अंगों को सहारा देने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? ऑर्थोटिक उपकरण कहलाते हैं। अब शरीर के अंगों को सहारा कैसे देते हैं? तो जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति पैर से विकलांग है तो वो बैसाखी लेकर के चलता है, या एक सपोर्टर होता है उसका, तो वो जो उपकरण वो लगाते हैं, जो डिवाइस वो लगाते हैं, वो ऑर्थोटिक कहलाते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति कम सुनता है तो वो उसके लिए मशीन आती है कान में लगाने वाली, तो वो उसका ये क्या होता है? ऑर्थोटिक उपकरण होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखें कि उसने क्वेश्चन पूछा ऑर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से खाली स्थान के लिए डिजाइन किया गया है, तो किस कारण से ऑर्थोटिक उपकरणों को डिजाइन किया गया है? तो पहला ऑप्शन है शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए। ठीक बात है। जो उपकरण होते हैं ऑर्थोटिक, वो क्या करते हैं? शरीर के जो अंग होते हैं, जो डैमेज्ड जो अंग होते हैं, उनको सहारा देने के लिए होते हैं। दूसरा, शरीर के हिस्से की मरम्मत करने के लिए नहीं। ऑर्थोटिक उपकरणों से शरीर के हिस्सों की मरम्मत नहीं होती है, केवल उनका क्या होता है? सपोर्टिव रोल होता है उपकरणों का, डिवाइस का। ना होने वाले अंगों की जगह लेने के लिए नहीं, ऐसा नहीं होता है, जगह नहीं लेते हैं। ऑर्थोटिक उपकरण क्या होता है? जगह नहीं लेते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमने साफ तौर से देखा है कि ऑर्थोटिक उपकरण क्या कहलाते हैं। ऑर्थोटिक उपकरण के बारे में हमने जाना कि ऐसे डिवाइस जो हमारे शरीर के अंगों को क्या करते हैं? हेल्प देते हैं, सहारा देते हैं, ऐसे उपकरण क्या कहलाते हैं? ऑर्थोटिक उपकरण होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो यहाँ पर है, शरीर के अंगों को समर्थन देने वाले उपकरण जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्थोटिक उपकरण होते हैं। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने देखा कि ऑर्थोटिक उपकरण क्या है, और हमें ये लग रहा है कि आप लोग क्लास को पूरा पढ़ रहे होंगे और अच्छे ध्यान से इन क्वेश्चनों को देख रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं, हमारी आगे की जितनी भी क्लासें चलेंगी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। यदि आपने सभी वीडियो पूरे देखे और पूरे क्वेश्चनों को आपने नोट किया और उनकी लगातार तैयारी की, आपको इन क्वेश्चनों को अलग से लगातार वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो पूरा वीडियो देखते जाइए और एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे बनने लगेंगे कि आपको सपने में भी आएंगे। आप सपने में भी सोते हुए भी इनके आंसर दे सकते हैं। आपको कोई थ्योरी क्लास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से कोई घंटे 1.5 घंटे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं? क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी के माध्यम से हम आपको क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाहा प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? क्या? निम्नलिखित में से कौन वाहा प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वाहा प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? मतलब कि जिससे हमें प्रेरणा नहीं मिलती है, बाहर वाली प्रेरणा नहीं मिलती है, किसी कार्य को करने की प्रेरणा नहीं मिलती है। यदि हम इंग्लिश में बोलो इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिनिक्स मोटिवेशन, यानी कि बाहर से प्रेरणा देने वाला इनमें से कौन नहीं है? बाहर से प्रेरणा कौन नहीं दे सकता? वेतन। तो वेतन क्या होती है? हमें मिलती है, तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हाँ हम कार्य करेंगे, ठीक है, किसी कार्य को हम करेंगे। प्रशंसा, जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा होती है, मतलब कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका प्रशंसा होने से उसका मनोबल बढ़ जाता है, तो उस कार्य को और अच्छे से वो करने की सोचता है। तीसरा, जुनून। अब जुनून आपको कोई बाहर से नहीं दे सकता है। जुनून जो होता है, जो पैशन जो होती है, वो व्यक्ति के खुद अंदर होती है। ये बाहर प्रेरणा नहीं होती है, ये व्यक्ति के स्वयं अंदर उत्पन्न होने वाली प्रेरणा होती है। चौथा है पदोन्नति, प्रमोशन। पदोन्नति, प्रमोशन। तो यदि किसी व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है तो वो कार्य करने की फिर सोचता है। तो बाह्य प्रेरणा के यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से हैं? वेतन। यदि व्यक्ति को वेतन मिलती है तो वो कार्य करने की सोचता है, उसको प्रेरणा मिलती है तो वो कार्य करता है। प्रशंसा, जब कोई व्यक्ति को अच्छा कार्य करने पे मिलती है तो फिर से वो कार्य करने की सोचता है। और जुनून, अब जुनून ऐसा है कि कोई व्यक्ति आपको बाहर से जुनून नहीं दे सकता है। तो पैशन जो होती है, पैशन तो व्यक्ति के अंदर ही होती है। यदि व्यक्ति के अंदर किसी कार्य करने की पैशन नहीं है तो वो व्यक्ति कोई भी तरीके का कार्य नहीं कर सकता है। और चौथा, पदोन्नति। यदि किसी व्यक्ति को पदोन्नति मिलती है, उसको प्रमोशन मिल जाता है, तो वो अपने कार्य को और बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पे बाह्य प्रेरणा जो है वो वेतन है, प्रशंसा है और पदोन्नति है। और बाह्य प्रेरणा कौन नहीं है? जुनून नहीं है, क्योंकि जुनून बाहर से नहीं आता है। जुनून जो पैशन होता है, जो पैशन तो आदमी के अंदर से ही निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरा है वो सही है, जुनून। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। ऐसे ही लगातार देखते रहिए और आगे के क्वेश्चन को आप देखें। अगला क्वेश्चन देखें, 14वां क्वेश्चन है, तो
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता है? मतलब कि जैसे मान लो कि आप खड़े हैं और आपके सामने कोई वस्तु रखी हुई है, तो आप उस वस्तु को देख रहे हैं और आप अनुभव कर रहे हैं कि ये वस्तु है। लेकिन मान लो कि आप यदि दिल्ली में हैं और यदि आपसे कहें कि आपको माउंट एवरेस्ट दिख रहा है क्या, आप उसको अनुभव कर सकते हैं क्या? तो यदि आप उसको नहीं देख पा रहे हैं और उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माउंट एवरेस्ट है नहीं है। माउंट एवरेस्ट है और वो अपनी जगह पर स्थायी है। जैसे आप बाजार गए हैं और आपके घर में एलईडी का टेलीविज़न लगा हुआ है, एक टीवी लगी हुई है। अब बाहर से आपसे कोई पूछे कि क्या आपको अपने घर की टीवी दिख रही है, आप उसको अनुभव कर सकते हैं? तो हम जब घर के बाहर हैं तो हम अपनी टीवी को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि वो अपने घर पे होगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता हो? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? पहला संरक्षण, दूसरा वस्तु स्थायित्व, तीसरा मन का सिद्धांत और चौथा जीववाद। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन रहेगा वो वस्तु स्थायित्व का ही रहेगा, क्योंकि वस्तु अपनी जगह स्थायी है और वह अपनी जगह से कहीं नहीं जा रही है। जैसे माउंट एवरेस्ट, तो यदि हम दिल्ली में बैठ कर के माउंट एवरेस्ट नहीं देख पा रहे हैं, उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि माउंट एवरेस्ट है नहीं है। तो वस्तु स्थायित्व जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और जैसे सबसे पहले उसने कहा है संरक्षण, क्या संरक्षण यानी कि उसकी सेफ्टी। तो संरक्षण, यदि ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में हैं और माउंट एवरेस्ट को कोई वहाँ से उठा करके ले जाए तो उसका संरक्षण करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। यदि उसका संरक्षण भी नहीं होना तो माउंट एवरेस्ट वहीं का वहीं रहेगा और आप जा करके आराम से उसको देख सकते हैं। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि माउंट एवरेस्ट तो वहीं का वहीं है, मतलब कि वो वस्तु वहीं के वहीं है, आप जब चाहे तब जा करके देख सकते हैं। मन का सिद्धांत यानी कि आप अपने मन के हिसाब से चलें। आप ये सोचें कि है कि नहीं है, अगर अपन ने सोच लिया है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वस्तु यदि है तो होगी, उपस्थित होगी, हमारे देखने या अनुभव करने से वो अलग नहीं हट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है? वस्तु स्थायित्व का। क्या है? वस्तु स्थायित्व का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 15वां क्वेश्चन है। तो 15वां क्वेश्चन क्या है? प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थार्नडाइक सिद्धांत ने खाली स्थान के महत्व पर जोर दिया है। क्या? प्रयत्न त्रुटि मतलब करके सीखने की लर्निंग जो होती है के थार्नडाइक सिद्धांत ने खाली स्थान के महत्व पर जोर दिया है। तो प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थार्नडाइक सिद्धांत ने खाली स्थान के महत्व पर जोर दिया है। पहला प्रेरणा, मोटिवेशन, दूसरा रिवार्ड्स, पुरस्कार, तीसरा प्रशंसा और चौथा दंड। यानी कि कोई बच्चा यदि प्रयत्न करता है और उसमें गलती करता है और वो उससे सीख रहा है, तो इसका जो सिद्धांत दिया वो थार्नडाइक ने दिया, लेकिन वो किस पर जोर देता है? तो जैसे मान लो कि हम एक सामान्य तौर से आपसे बात पूछें कि एक बच्चा है और वो कार्य कर रहा है, वो करते करते उसमें गलती कर रहा है लेकिन सीख रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? सीख रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? उसको पुरस्कार देना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि वो सीख रहा है, गलती कर रहा है, लेकिन जब सही पूरे तरीके से सीख लेगा तो अपन उसको पुरस्कार भी दे सकते हैं। तो अभी पुरस्कार सही नहीं होगा। प्रशंसा, तो प्रशंसा अकेले से कुछ नहीं होता है। प्रशंसा हम करेंगे, क्या किसी के गलत करने की प्रशंसा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो बच्चा कार्य कर रहा है लेकिन कार्य करते करते वो त्रुटि कर रहा है, सीख रहा है, तो उसमें हम प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रशंसा करेंगे तो वो बच्चा गलत और सही में फर्क नहीं समझ सकता है। चौथा है दंड। दंड देना इसका कोई उपाय नहीं बनता है, क्योंकि हम करके ही किसी न किसी चीज़ को सीखते हैं, और जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हो सकता है कि उसमें कोई गलतियां हो जाएं, तो उसके लिए हर एक चीज़ के लिए दंड देना उचित नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है प्रेरणा, मतलब कि जब कोई बच्चा करके सीख रहा है, उसमें कोई गलती कर रहा है और वो सीख रहा है, तो हमें उसको प्रेरणा देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? प्रेरणा देनी चाहिए। हम लगातार उसको प्रेरणा दें जिससे कि वो क्या हो, वो उस चीज़ को अच्छे से सीख सके। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है प्रेरणा, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आज के हमारे
पूरे 15 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। और हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये हमारी पहली क्लास थी। आप लगातार हमारी क्लास से जुड़ी रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल दबाइए, जिससे कि आपको हमारी सभी क्लासें पहुंचती रहें। हम ऐसी कोई भी क्लास नहीं जाने देंगे जिसमें आपको इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन ना मिले। हम जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे वो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। किसी ना किसी शिक्षक पात्रता परीक्षा में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं और इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस तरीके के सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना होगा। ठीक है, धन्यवाद।